सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। इधर एक दो दिन का गैप हो गया है कुछ व्यक्तिगत कारणवश, और आज इस अध्याय का आपका अंतिम प्रश्न है। जो हम जिस अध्याय में जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं उसका यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके पूर्व की हम अपना अध्ययन आगे बढ़ावें, आपसे यह आग्रह है कि अपनी जो छात्र अपनी फीस नहीं जमा किए हैं अब तक, वे अतिशीघ्र उसको जमा कर दें। 31 अगस्त के पहले शुल्क जमा करना आपके लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर जो 2021 में बोर्ड परीक्षा संचालित होने वाली है, जिसमें आप लोगों की सहभागिता होगी, उससे आप वंचित हो सकते हैं। अतः 31 अगस्त के पहले आप अपना शुल्क अवश्य जमा कर दें। अब इसके बाद आप प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है, चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था और आज की चीन की अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। प्रश्न है, चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। उत्तर लिखिए। वर्तमान समय में चीन की अर्थव्यवस्था उस माओकालीन नियंत्रित अर्थव्यवस्था से काफ़ी भिन्न है। जो वर्तमान समय की चीनी अर्थव्यवस्था है वह अतीत काल के पहले के माओकालीन अर्थव्यवस्था से काफ़ी अलग है। तो उसको लिखिए। वर्तमान समय में चीन की अर्थव्यवस्था उस माओकालीन नियंत्रित चीनी अर्थव्यवस्था से काफ़ी भिन्न है। इसे हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। अब नंबर 1 डाल करके हेडिंग आप डालेंगे। हेडिंग रहेगी, आर्थिक एकांतवास के स्थान पर खुले द्वार की अर्थव्यवस्था। हेडिंग डाल लीजिए, आर्थिक एकांतवास के स्थान पर खुले द्वार की अर्थव्यवस्था। 1949 में जब माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था सोवियत रूस के मॉडल पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की कोशिश की गई तथा चीन ने पूंजीवादी देशों के साथ, पूंजीवादी देशों का मतलब पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका जैसे देशों के साथ अपने संबंधों का परित्याग कर दिया और उसने जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से लेकर के, यानी चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से लेकर के उद्योग तक सभी कुछ सरकारी क्षेत्र में विकसित किए गए। आयात योग्य सामान को भी घरेलू स्तर पर ही बनाया जाने लगा और विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आवश्यकता की सभी वस्तुएं स्थानीय स्तर पर ही तैयार की जाने लगीं। परंतु 1972 में चीन ने जब अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त करने की कोशिश करनी प्रारंभ की, उसने खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। 1973 में कृषि उद्योग, सेना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर बल दिया। 1978 में उसने विदेशी पूंजी तथा तकनीक के लिए अपने द्वार खोल दिए और उच्चतर उत्पादकता के स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी 1978 में जो उसने आर्थिक खुलेपन की नीति अपनाई चीन ने, उसके अंतर्गत उच्च प्रौद्योगिकी मतलब उच्च तकनीक के लिए अपने द्वार खोल दिए और विश्व से ऊंची तकनीक का अपने यहाँ आगमन सुनिश्चित किया और उससे परिणाम यह हुआ कि भारी उद्योग वहाँ स्थापित किए जाने लगे। अब अगली हेडिंग डालिए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की नीति। अगली हेडिंग रहेगी,
नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की नीति। चीन जब नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समय में था तो वहाँ कृषि तथा उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। यानी चीन में जब नियंत्रित अर्थव्यवस्था जिस अवधि में थी, उस अवधि में वहाँ की कृषि और वहाँ का उद्योग सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहता था। उसने अपने संसाधनों से अपनी औद्योगिक संरचना का निर्माण किया। कृषि से लेकर बड़े बड़े उद्योग सरकारी नियंत्रण में स्थापित किए गए थे। परंतु जब चीन ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की नीति पर अपने कदम बढ़ाए तो निजी क्षेत्र के लिए अपने द्वार खोल दिए। यानी जब चीन में सरकारी नियंत्रण में कृषि और उद्योग और सभी वस्तुएं होती थीं तो उस नीति का जब उसने परित्याग किया तो कृषि को भी और औद्योगिक क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए उसने खोल दिया। और 1982 में सर्वप्रथम उसने खेती का निजीकरण किया, खेती का प्राइवेटाइजेशन किया 1982 ईस्वी में। उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण करना प्रारंभ कर दिया। व्यापारिक अवरोधों को दूर करने के लिए उसने विशेष आर्थिक जोन बनाए जहां सुविधाजनक तरीके से विदेशी निवेशक अपना निवेश कर सकें और उद्योगों की स्थापना कर सकें, उन्हें कोई विशेष कानूनी रुकावट अवरोधों का सामना न करना पड़े। अब अगली हेडिंग डालिए, अर्थव्यवस्था के विकास में अंतर। अगली हेडिंग रहेगी अर्थव्यवस्था के विकास में अंतर। जिस अवधि में चीन की अर्थव्यवस्था सरकार के हाथों में थी, यानी जब सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था के युग में चीन जब अपनी नीति निर्धारित कर रहा था, उस अवधि में उसकी विकास दर मात्र 5 से 6% वार्षिक हुआ करती थी, जो उसकी विशाल जनसंख्या की आवश्यकता के दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं थी। कृषि उपज भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती थी, भरपूर अनाज उत्पादन नहीं होता था, औद्योगिक उत्पादन शोचनीय स्थिति में था, जो प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से काफ़ी कम था। परंतु जब चीन ने आर्थिक सुधारों को लागू किया तो उसकी अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई। वर्तमान समय में उसकी वार्षिक विकास दर 9% के आसपास बनी हुई है। आज इस कोविड-19 के समय में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ढलान पर है, नीचे गिर रही है, उस अवधि में भी चीन की अर्थव्यवस्था 9% वार्षिक के दर से आगे बढ़ रही है। कृषि के निजीकरण के कारण वहाँ कृषि उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा तथा ग्रामीण आय में भी तेज़ी से वृद्धि देखी गई। व्यापार के नए कानून बनाए गए, विशेष आर्थिक जोन का निर्माण हुआ, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में नवीन चेतना का संचार होना प्रारंभ हुआ। उसकी विदेश व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ गई तथा वह विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक देश के रूप में सामने आया। वर्तमान समय में उसके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसके कारण वह अन्य देशों में, पिछड़े देशों में और विकसित देशों में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। और उसके निवेश करने का परिणाम यह है कि वह वहाँ उस देश के आंतरिक और बाह्य दोनों नीतियों को प्रभावित कर रहा है और उसमें प्रभावी हस्तक्षेप भी कर रहा है। अब अगले हेडिंग डालिए, रोजगार तथा सामाजिक क्षेत्र में अंतर। अगली हेडिंग है रोजगार तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अंतर। रोजगार तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अंतर। जिस अवधि में चीन नियंत्रित अर्थव्यवस्था के वातावरण में सांसें ले रहा था, उस अवधि में एक लाभ यह था कि सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लाभ की
सामाजिक योजनाओं के लाभ से सभी लोग लाभान्वित हो रहे थे। अमीर तथा गरीब के मध्य कोई बहुत विशेष अंतर नहीं था। शिक्षा और स्वास्थ्य की एक समान सुविधा सबके लिए उपलब्ध थी। परंतु जब चीन ने खुली अर्थव्यवस्था की नीति का अनुसरण किया तो उसका एक स्याह पक्ष सामने यह आया है कि अब वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर भी बढ़ता जा रहा है तथा शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा में भी असमानता पाई जा रही है। यह इस नवीन आर्थिक नीति का नकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गांव तथा शहर के बीच भी विकास के रूप में दूरियां बढ़ रही हैं। जो चीन के तटीय क्षेत्र हैं जहां पर विशेष आर्थिक जोनों का निर्माण हुआ है तथा अन्य शहरों के मध्य में भी विकास के मामले में अंतर दिखाई पड़ रहा है। जो चीन की मुख्य भूमि है वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी गिरावट देखी जा रही है और अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बढ़ती चली जा रही है। तो यह उस नकारात्मक प्रभाव है, निगेटिव प्रभाव है और यह ऐसा मतलब हर जगह होता रहता है और चीन में भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसी के साथ आपका यह प्रश्न समाप्त हो गया। अब अगले बार जब हम आप मिलेंगे तो भाग 2 के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसमें शायद हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे थे। अब अगर आपको कहाँ तक बताया गया है या मालूम है तो उस प्रश्न को, जिस प्रश्न का उत्तर हम लिखवा रहे थे, जहाँ हमने उसको बंद किया था, वो प्रश्न लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर भेज दीजिएगा, जिससे मुझे याद हो जाए कि हमने कहाँ तक उसको पढ़ाया गया है उसको। इसके अलावा आप तेज़ी से इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी आप अपने अध्ययन के क्रम को जारी रखिए, क्योंकि समय धीरे धीरे आपका सितंबर आ रहा है। यद्यपि परीक्षा की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी अभी से तैयारी में जुड़े रहना आपके लिए बेहतर होगा। परिस्थितियाँ विषम हैं, दुरूह हैं, संकट काल है। इसी में हमें आपको सबको संघर्ष करते रहना है और वही आदमी सफल होता है, वही व्यक्ति सफल होता है जो संघर्ष में भी पीछे नहीं हटता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।